नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भोसले और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जो हमारा पैरामेडिकल कोर्स होता है, जो ओटी टेक्नीशियन है, सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में बात करेंगे। ओटी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स का सिलेबस क्या क्या होता है, ये अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता है कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसका क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से हमें स्टडी करना चाहिए, किस तरीके से हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि यदि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या कहीं भी अच्छी रेपुटेटेड हॉस्पिटल में जाना है, कारपोरेट हॉस्पिटल में जाना है, तो आपको अच्छे नंबर थ्योरी में होना चाहिए। और थ्योरी पढ़ने से ही हम एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। प्रैक्टिकल तो हम कभी भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल तो जितना सीखो उतना कम है। लेकिन यदि हम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो उसमें पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ने के लिए हमें नोट्स बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम इसका सिलेबस भी देखेंगे, सर्टिफिकेट कोर्स का, ओटी टेक्नीशियन का पूरा सिलेबस देखेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन जो होते हैं वो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो एक ओटी टेक्नीशियन को, सर्टिफिकेट कोर्स वाले स्टूडेंट को बहुत ही आवश्यक है कि वो नोट्स बनाए। और नोट्स बनाने के साथ साथ जो अपने ट्रेनिंग पर जाते हैं तो वहां पर इंस्ट्रूमेंट का नाम, उसका शेप कैसा होता है और उसका यूज क्या क्या होता है, इन तीन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं तो ओटी में घूम के आ गए, हो गई हमारी ड्यूटी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और डेली यही दिनचर्या चलेगी। ना आप नोट्स बना रहे हो, ना आप इंस्ट्रूमेंट को याद कर रहे हो, ना उसका शेप याद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी को डेली लिखना पड़ेगी, नोट्स बनाओ। आप हमारे वीडियो देखकर भी बना सकते हो, जो कि स्टरलाइजेशन, सूचर मटेरियल। हम देखते हैं मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल का जो ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, काफ़ी बच्चों तक पहुंचा नहीं है ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑपरेशन थिएटर का ये सर्टिफिकेट का जो सिलेबस है। अब हम देखते हैं इसको। इसमें जो है 50 सीटें होती है ओटी टेक्नीशियन की और 1 साल का ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है। अब हम देखें ओटी टेक्नीशियन के सिलेबस में, तो वैसे इसके 14 पेज का सिलेबस है और ओटी संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इसमें बताई गई है। तो मैंने बताया था वीडियो में आपको, अभी भी बता रहा हूँ कि नोट्स बनाएं, एक एक क्वेश्चन को लिखें। क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी का जो पेपर है वो 100 नंबर का होता है और इसने लिखना अधिक पड़ता है, क्योंकि जितना लिखोगे उतने नंबर आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ डायग्राम भी थोड़ा बहुत बनाना होता है, तभी जाके अपने को पूरे नंबर मिलते हैं। अब इसका हम पहला टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, टॉपिक फॉर अनस्थीसिया। अनस्थीसिया का भी हमें पढ़ना होता है ओटी टेक्नीशियन, क्योंकि ओटी में अनस्थीसिया भी एक महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में भी हमें एक ओटी टेक्नीशियन को ड्रग्स के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, अनस्थीसिया मशीन के बारे में पूरी जानकारी आना चाहिए, अनस्थीसिया के क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि अनस्थीसिया के क्या क्या प्रकार होते हैं। इसमें देखो नंबर 1 पर लिखा है इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ अनस्थीसिया। अनस्थीसिया क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, जैसे जनरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ब्लॉक एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। तो इस तरीके से होता है एनेस्थीसिया के टाइप्स जो है। इसके बाद हम देखें, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया। तो पहला क्वेश्चन यदि बहुत बड़ा आता है 4-5 पेज का, तो ये एनेस्थीसिया के जो भी टाइप्स हैं वो आपके इसमें कवर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो एनेस्थीसिया का टॉपिक है इसमें हम देखें तो 12, 13, 14, 15 तक के इसके टॉपिक हैं, अलग अलग चीज़ें हैं एनेस्थीसिया संबंधी। मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ स्टरलाइजेशन एंड एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। एनेस्थीसिया के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो टूल्स होते हैं, उनको किस तरीके से हम उनकी केयर करेंगे, किस तरीके से उनको ऑटोक्लेव करेंगे, किन किन चीज़ों को ऑटोक्लेव कर सकते हैं हम, किन किन चीज़ों को हम ईटीओ कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम फार्मेलिन वेपोराइजर में रख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कि हम ऑटोक्लेवेबल नहीं होती है, उनको हम ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ आइटम डिस्पोजेबल होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी कि किस तरीके से उनकी केयर और मेंटेनेंस किया जाता है। अब हम देखते हैं सिलेबस फॉर कोर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन थ्योरी टॉपिक। थ्योरी टॉपिक में हम देखें ये जो प्रैक्टिकल था और इसमें एनेस्थीसिया का लिखने को भी आता है
तो आप प्लीज़ नोट से बनाएं, तभी आप एक अच्छा सा काम कर सकते हैं, एक अच्छा टेक्नीशियन और एक अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा। बढ़िया सा एक नोट से बनाएं और हर क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक लिखे। हमारे वीडियो में ये सारे टॉपिक है, मेरे चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और सारे जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, बुक के अकॉर्डिंग ही वीडियो में जो नोट्स बनाए गए हैं, तो उसको आप लिखें, नोट से बनाएं, उसको देख देख के, वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के, तो बिल्कुल आपको उसका लाभ मिलेगा। और इसी तरीके से नोट से बनाएं। नीचे हम दिखते हैं सिलेबस फॉर कोर्स ऑफ ओटी टेक्नीशियन थ्योरी टॉपिक। अब हम देखें, इसमें नंबर 1 पर है इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर। ये वीडियो भी हमारे इसमें है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये आता भी है, इंट्रोडक्शन टू सर्जरी। अब नीचे हम देखेंगे ग्लबिंग क्या होती है, स्क्रबिंग क्या होती है, पेंटिंग एंड ड्रेपिंग क्या होती है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत सभी वो चीज़ें आ जाती है, इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जरी का जो बेसिक है कि स्क्रब कैसे होते हैं, स्क्रबिंग के बाद में गाउनिंग होती है, गाउनिंग के बाद में ग्लबिंग, यानी ग्लव्स किस तरीके से पहने जाते हैं, कौन सा ग्लव्स पहले पहनते हैं, कौन सा बाद में पहनते हैं, कब ग्लव्स के कौन से एंड को टच करना है, कौन से एंड को नहीं टच करना है। स्क्रब होने की जो प्रोसेस है, किसी किसी बुक में 8 दे रखी है, किसी में 11 है। तो ये जो चीज़ें हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती है, इंट्रोडक्शन टू सर्जरी एंड बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर, स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड ओटी, सर्जिकल इन्फेक्शन एंड ओटी एंड प्रिवेंशन। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, जो सर्जरी के बाद में किस तरीके से हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है, प्रिवेंशन यानी हम किस तरीके से उसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इंट्राविनस फ्लूइड, जो भी हमारे आरएल, एनएस, डीएनएस या फिर ब्लड चढ़ता है, तो जो भी आईवी फ्लूइड्स होते हैं या ब्लड होता है, उसकी आईवी लाइन के किस तरीके से सेटिंग करना चाहिए, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कब दिए जाते हैं, कौन सी कमी होने पर दिए जाते हैं, उसकी मात्रा क्या क्या होती है, वॉल्यूम किस वॉल्यूम से दिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंतर्गत कवर होगी। इसके बाद हम नंबर 5 पर देखें तो शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव स्पेशल ट्रॉमा पेशेंट। इसमें सारी चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया गया है कि जब हम पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ओटी में शिफ्ट करते हैं उसे प्री ऑपरेटिव कहते हैं। ऑपरेशन के बाद में जब हम पेशेंट को आईसीयू या फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं उसको पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं। और स्पेशल जब पेशेंट को, जब हमारा कोई पेशेंट ट्रॉमा पेशेंट है, यदि किसी को फ्रैक्चर है, सर्वाइकल फ्रैक्चर है या फिर कोई लंबर फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है उसको, तो उस पेशेंट को शिफ्टिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और प्री ऑपरेटिव में एक ओटी टेक्नीशियन को ऑपरेशन के पहले क्या क्या तैयारियां करना पड़ती है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये भी 3 से 4 पेज का क्वेश्चन होता है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। इसको भी आप लिखोगे तभी आपको अच्छे से ये याद होगा। एक बार आप यदि नोट्स में लिख लोगे तो एग्जाम में आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार तो आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा, फिर एग्जाम में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप इसके टॉपिक के ऊपर आप लिखाओगे। ऐसे ही ओटी टेक्नीशियन का जो कोर्स ही ऐसा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट से आदमी पढ़ता है, देखता है, सुनता है, और जब एक बार आप लिख लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। नंबर 6 पर वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही मज़ेदार है। जो भी सर्जरी होती है, जैसे जनरल सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, तो अलग अलग सर्जरी के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपको याद होना चाहिए, उसका शेप याद होना चाहिए, उसका यूजेज याद होना चाहिए। तो ये आप ओटी में जाके डेली जो आप जाते हैं ट्रेनिंग पे, ये चीज़ें आपको वहाँ करना है। एक लिस्ट बनाओ ओटी में जाके कि न्यूरो सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जनरल सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, गायनिक में कौन कौन से होते हैं, सुपर स्पेशलिटी में जाते हैं तो वहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन सी सर्जरी हो रही है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, सबके नाम, सबको पहचानना, सबके यूजेज आपको आना चाहिए। नंबर 7 पर हम देखें तो मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ जनरल एंड स्पेशल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट। जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, जैसे कि माइक्रो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको किस तरीके से उनकी केयर करना चाहिए। एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इक्विपमेंट होते हैं, माइक्रोस्कोप होता है जो कि बहुत कॉस्टली होती है। इनको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किन किन सावधानियां रखना चाहिए, इनको वॉश करते समय हमें किस तरीके से
किस किस एंगल में वॉश करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें इसमें मेंटेनेंस एंड केयर में हमारी कवर होती है। ये आपको देखना पड़ेगा, सारे चीज़ों को नोट से बनाना पड़ेगा। 8 नंबर पे है प्री ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट, केस पेपर, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, कंसेंट, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद और भी जो चीज़ें होती है, लेकिन ये चीज़ें तो आपको आना ही चाहिए कि ऑपरेशन के पहले एक ओटी टेक्नीशियन को क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो पेशेंट के पेपर भी देखना होता है, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। इसके बाद में कंसेंट, जो पेशेंट की कंसेंट होती है, जो सहमति पत्र होता है, जो कि मरीज के साथ वालों का, अटेंडर का और खुद पेशेंट का, उसके ऊपर सिग्नेचर होती है, थंब लगता है, इसी को हम कंसेंट कहते हैं कि भैया ऑपरेशन के लिए हम तैयार हैं। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यदि एलएससीएस तत्काल आपको 5 मिनट में ओटी तैयार करना है, सीजर ऑपरेशन है, डिलीवरी ऑपरेशन है, जिसे कि हम एलएससीएस ऑपरेशन कहते हैं, कैसे करोगे आप 5 मिनट में, यही चीज़ें अपने को सीखना है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, किस तरीके से हमें एनेस्थीसिया मशीन प्रिपेयर करना है, एनेस्थीसिया के ड्रग्स भी देखना है, कोटरी सक्शन मशीन हमको तैयार करना है, पोजीशन देना है, एनेस्थीसिया में पोजीशन देना है जब स्पाइनल लगेगी, ये सारी चीज़ों को फटाफट करना होता है और पूरा ध्यान हमारा जो है वो हमारे काम के ऊपर होना चाहिए और एक्टिविटी होना चाहिए। नंबर 9 पर है पोजीशन ऑफ पेशेंट फॉर स्पेशल सर्जिकल प्रोसीजर। पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट आप हर ओटी में देख रहे होंगे, किसी पेशेंट की लेटरल पोजीशन होती है, किसी की प्रोन में होती है, कोई सिटिंग में होता है, तो कोई ट्रेंडेलियन बर्ज होती है, कोई लिथोटॉमी पोजीशन होती है। तो ये सारी पोजीशन आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल हमारे वीडियो में बताया गया है एक एक पोजीशन के बारे में, उसका इंडिकेशन आने कौन से ऑपरेशन में, इंडिकेशन आने कौन सा ऑपरेशन है, इंडिकेशन के बाद पोजीशन आती है। तो ये सब चीज़ें होती है, कौन कौन से ऑपरेशन में कौन सी पोजीशन होती है, ये आपको नोट से बनाना पड़ेगा। बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसके बाद नंबर 10 पर हम देखें तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमरेज। ये जो ह्यूमरेज होती है, जो ब्लीडिंग होती है ऑपरेशन के दौरान, उस ब्लीडिंग को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जिसके जरिए हम ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा जो कोटरी मशीन होती है, ये इलेक्ट्रोड के जरिए हम वेसल्स को जलाते हैं, उसको कोगुलेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक जो तरीका होता है, उस तरीके से हम इलेक्ट्रिक के अलावा भी ब्लीडिंग रोकने के कई तरीके होते हैं, वो आपको इसके अंदर देखना है, ओटी में ऑब्जर्व करना है, अपने सीनियरों से बार बार पूछते रहना है। ओटी इल्यूमिनेशन, ओटी के अंदर जो लाइट होती है वो किस तरीके की लाइट होना चाहिए, उसको ओटी इल्यूमिनेट कहते हैं। जैसे डोम लाइट होती है हमारी, सीलिंग लाइट होती है, टॉप लाइट जिसको कहते हैं, साइड लाइट होती है, ओटी टेबल के ठीक नीचे होती है, उसको हम डोम लाइट कहते हैं, सीलिंग लाइट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन कौन सी क्या क्या होना चाहिए, लाइट का इल्यूमिनेशन किस प्रकार होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। इसी तरीके से हम देखें तो 12 नंबर में प्रिपेयर ऑफ सर्जिकल फील्ड। जो प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, सर्जिकल फील्ड यानी ड्रेपिंग करना। जब आप ड्रेपिंग करोगे, किस तरीके से ड्रेपिंग होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में किस तरीके से ड्रेपिंग होती है, वहीं आप गायनिक वाले पेशेंट की किस तरीके से ड्रेपिंग करोगे, न्यूरो सर्जरी वाले पेशेंट की यदि कोई सीटिंग में पोजीशन है तो कि उसमें अपनी फील्ड कैसे बनाओगे। तो इस तरीके से अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग सर्जिकल फील्ड तैयार करने का इसमें बताया गया है। वैसे ही ये सिलेबस बहुत बड़ा है। इसके बाद हम देखें तो ये ट्रॉली की सेटिंग बताई गई है अलग अलग सर्जरी के अकॉर्डिंग। नंबर 13 पे जनरल सर्जरी, यूरिनरी सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरो सर्जरी, कार्डियोवास्कुलर, ऑर्थोपेडिक, ईएनटी, गायनेकोलॉजिक, है ना। तो ये इसके बाद नंबर 14 पे है सर्जिकल सूचर, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। सर्जिकल सूचर आपको ओटी में देखना है, निडिल कौन सी है, कर्ड निडिल है, स्ट्रेट निडिल है, कौन सी कर्ड है, 1/3 है, 2/3 कर्ड है, कटिंग निडिल है, राउंड बॉडी है, टेपर कटिंग है। ये सब हमारे वीडियो में एक एक चीज़ आपको बताई गई है। कौन सा धागा मोनोफिलामेंट होता है, कौन सा धागा मल्टीफिलामेंट होता है, कौन से धागे एब्जॉर्बेबल होते हैं यानी गलने वाले, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पर नॉन एब्जॉर्बेबल यूज होता है, कहाँ पर कौन सा धागे का साइज होता है। 0 नंबर से धागे का साइज होता है 10 यानी पतला, 20 उससे पतला, 30 उससे पतला, 40 उससे पतला, 50 उससे पतला। जैसे जैसे अपने 1 2 3 नंबर बढ़ते जाएंगे धागे का साइज पतला होता जाएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर 15 पे स्पेसिमेन बायोप्सी जो रखी है उसको किस तरीके से हमें केयर करना है, कहीं फेंक नहीं दे, बायोप्सी को संभाल कर रखना होता है स्पेसिमेन को और उसको पैक करना होता है। ये सब सारी चीज़ें बताई गई है। ड्रेसिंग मटेरियल, वेस्ट
जो होता है वेस्ट डिस्पोजेबल, जो कि हमें ओटी मैनेजमेंट वेस्ट को पालन करना होता है। बकेट के अनुसार हमें जो भी बकेट निर्धारित होती है कलर कोडिंग के अनुसार हमें ऑपरेशन थिएटर वेस्ट को उसी के अंदर डालना होता है। इसके ऊपर भी हमारा शॉर्ट वीडियो बना हुआ है और हम लॉन्ग वीडियो भी बहुत जल्द बना देंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कंपटीशन एग्जाम में भी इस टॉपिक से वेस्ट डिस्पोजेबल से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम हो। डिमोन्स्ट्रेशन में हम देखें तो स्टरलाइजेशन टेक्निक आपको आना चाहिए। टेम्परेचर क्या होता है, ऑटोक्लेव लगाते समय जो ड्रम को किस तरीके से क्लिप खोलना चाहिए, निकालते समय बंद करना चाहिए, ओटी हाइजीन क्या होता है, स्क्रबिंग, ये सब सारी चीज़ें हैं। ऐसे मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आप इस सिलेबस को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप इसको मोबाइल में ना पढ़ें, तो कंप्यूटर पर जाकर इसको हार्ड कॉपी निकालें और इसको अच्छे से अध्ययन करें, इसको देखें। आपकी पकड़ बनेगी पढ़ने के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर आपकी पकड़ बनेगी। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। नए स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी पढ़ना होता है। एनाटॉमी में जो खास करके है ब्लड, हार्ट का, ब्लड का क्या क्या फंक्शंस होता है, क्या क्या कार्य करता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ये सारी चीज़ों को हमें देखना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है एना फिजियो से, कभी कभी दो आ जाते हैं, एक एनाटॉमी से, एक फिजियोलॉजी से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सुपरफिशियल आपको करना है, लेकिन ओटी का तो 100% आपको नोट से बनाना है। और ये भी चाहो तो आप बना सकते हो, सेल्स के ऊपर नोट से बना सकते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कंपोजिशन, ये जो 5-6 टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है। हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं और बिल्कुल आप इसको हार्ड कॉपी निकालें, इसको पढ़ें। जब आप क्वेश्चन के ऊपर आपकी पकड़ बनेगी, बार बार पढ़ें, नोट से बनाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।